मित्रों नमस्कार। मेरे आज के वीडियो का विषय है भोपाल रियासत का विलय और पाकिस्तानी षड्यंत्र की असफलता। मैं देशी रियासतों के विलय के संबंध में इसके पहले भी 3 एपिसोड बना चुका हूँ। 3 वीडियो मैं इस पर अब तक बनाए हैं और उसमें उन सारे मुद्दों को मैंने डील किया है जो भारत में देशी रियासतों के विलय के महत्व को स्पष्ट करते हैं। ये एक सत्य है कि 1/3 ऑफ इंडिया वॉज अंडर द पोजीशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देशी रियासतों के अधिकार क्षेत्र में 1/3 भारत के होने के कारण यदि इनका विलय समय पर नहीं होता तो भारत की आज़ादी में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती थीं और अल्पकाल में ही भारत सरकार ने नेहरू और पटेल के नेतृत्व में देशी रियासतों को जिस कुशलता के साथ अपने यूनियन ऑफ इंडिया में विलीन किया, वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु मैं आज जो विषय जिस पर मैं बात करूँगा वो है भोपाल रियासत। भोपाल रियासत के बारे में हम ये जान लें कि हैदराबाद के बाद यह दूसरी बड़ी रियासत थी जहाँ का शासक मुसलमान था और जब इंटीग्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हुई उसी समय माउंटबेटन ने देशी रियासत के शासकों को यह स्पष्ट कर दिया था कि ठीक है, उनको ये विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें और तीसरा विकल्प था वे स्वतंत्र रहें। किंतु उन्होंने कहा कि इसमें भौगोलिक जो तत्व है उसका विशेष महत्व है, उसको हम नहीं लांघ सकते। इसलिए जिन क्षेत्रों में जो रियासतें पड़ रही हैं उनको उन्हीं यूनियन में अपने आप को विलीन करना है। किंतु साथ ही साथ एक कोशिश सभी रियासतें कर रही थी यूँ तो, किंतु जब उनके समक्ष विलय का प्रस्ताव रखा तो अधिकांश रियासतों ने उसे स्वीकार कर लिया। बहुत कम रियासतें थीं जिन्होंने आसानी से स्वीकार नहीं किया। उन्हीं के ऊपर मैं लगातार ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रवनकोर के ऊपर बनाया था जहाँ का शासक अपने आप को अलग रखना चाहता था। उसके बाद जोधपुर पर बनाया था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था और ये तीसरा भोपाल है। वास्तविकता देखी जाए तो भोपाल की स्थिति भिन्न थी, क्योंकि भोपाल का शासक मुसलमान था और यहाँ की असंख्य जो निवासी थे यहाँ के वे हिंदू थे। तो एक तो बदलते परिवेश में किसी भी स्थिति में वे इस बात को यहाँ के जो बाशिंदे हैं वे स्वीकार नहीं कर सकते थे कि इस रियासत को पाकिस्तान के साथ विलीन कर दिया जाए। दूसरा सवाल ये है कि जो भोपाल रियासत की भौगोलिक स्थिति है ये कहीं से इसकी प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती थी। ये चारों ओर से या तो भारत की देशी रियासतों से घिरा हुआ था अथवा जो जो मूल भारत के भूभाग थे जिनको ब्रिटिश इंडिया कहते थे उनसे घिरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में उसके का ये इसको अलग रखना या पाकिस्तान में विलीन करना संभव तो नहीं था। किंतु यही वो व्यक्ति है, यहाँ का जो नवाब था भोपाल का हमीदुल्ला। तो हमीदुल्ला जो है वो वास्तव में देखा जाए तो आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रहा था और उसी ने एक ऐसी योजना तैयार की थी ताकि भारत के दूसरी हिंदू रियासतें भी पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, क्योंकि पाकिस्तान उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी टर्म्स कंडीशंस और अच्छा व्यवहार दे देगा। और यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने जोधपुर के महाराजा और जैसलमेर के महाराजा और धौलपुर के महाराजा को इस हेतु तैयार किया। इन्होंने संपर्क तो मेवाड़ के महाराणा से भी साधा था, किंतु मेवाड़ के महाराणा ने हमीदुल्ला के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए अस्वीकार कर दिया और उन्होंने इससे अपने जो कुल मर्यादा है उसके विपरीत माना कि वो पाकिस्तान में जाए। तो एक इसकी जो कोशिशें थी वे लगातार नाकाम हो रही थी। जोधपुर भी मिल चुका था और जब लगातार रियासतें विलय पत्र पर साइन करते जा रही थी तो ये थोड़ा इसके पांव तो उखड़ने लगे थे, किंतु अभी भी ये हिम्मत दिखा रहा था कि वो और कुछ नहीं संभव हो तो वो अपने राज्य को अलग कर दे।
एक बैकग्राउंड में और बताऊं, अभी मैं जो अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके बीच में मैं बात रोक करके उन्हें आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो ये कार्यक्रम है, एकल कार्यक्रम शिक्षा का, ये आगे बढ़ता रहे। तो और मेरी जो हिस्ट्री के, जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो जो काम मैंने छेड़ा है उसे मैं और विस्तार दे सकूं। तो उन्हें आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि और भी अपने विद्यार्थियों, मित्रों और मिलने वालों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। विलय के सवाल पर भोपाल का नवाब जो हमीदुल्ला है वो डगमगा रहा था। उसको लग रहा था कि वो कैसे करके अपने राज्य को स्वतंत्र रखे या पाकिस्तान में जाए। तो पाकिस्तान में जाने की योजना तो उसकी असफल हो गई, किंतु मैं इस बात को आगे करूँगा, क्योंकि नवाब जो हैं इस समय जो नरेंद्र मंडल था, जिसे हम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते हैं, उसका वो चांसलर था, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि इसकी स्थापना जब 1920 में हुई, 20-22 में, तो उस दौरान पहले जो चांसलर थे वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, और अंतिम यदि जिसको हम कहें चांसलर, तो वो भोपाल का नवाब हमीदुल्ला थे। तो ये जो इस समय 1944 से लगातार ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर बना हुआ था, और इसकी अहमियत तो उतनी खास नहीं रह गई थी, क्योंकि बिना इसके पूछे, बिना इस चैम्बर के निर्णय के प्रिंसली स्टेट्स ने भारत सरकार का जो विलय का प्रस्ताव था उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। किंतु इनके साथ एक पोजीशन तो थी, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मंडल को ख़त्म नहीं किया गया था, वो अपने अस्तित्व में था। तो एक तो उसके फेवर में बात ये थी कि वो नरेंद्र मंडल का चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का वो जो है चांसलर है। दूसरी बात क्या थी कि वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन टाइप था, मॉडर्न पॉलिटिशियन। जैसे वो कांग्रेस का कट्टर धुर विरोधी था, कांग्रेस की नीतियों से वो असहमति रखता था, और वहीं दूसरी ओर वो जिन्ना और मुस्लिम लीग के काफ़ी नज़दीक था, और वो मुस्लिम हितों को प्राथमिकता देता था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन ने भारत को छोड़ने की मंशा जाहिर की कि वे अब शीघ्र ही भारत को स्वतंत्र कर देंगे, तो इससे एक प्रतिक्रिया हमीदुल्ला ने पब्लिकली जो है व्यक्त की। और जब उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ, अगर भारत छोड़कर जाएंगे, ब्रिटिश अगर भारत छोड़ के जाते हैं तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होगी, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की न्याय की नीति है उसी पर मुसलमानों को ज़्यादा भरोसा है। तो उन्होंने कहा कि वो दिन एक त्रासदीपूर्ण होगा, और उस समय जो है सबसे ज़्यादा जो कष्ट हुआ वो मुसलमान जनता को भी और मुसलमान शासकों को होगा। तो ऐसी भावना उसकी प्रारंभ से ही, और इसको व्यक्त करते हुए उसने नवंबर 1946 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वावेल के पॉलिटिकल एडवाइज़र को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि यदि ऐसा हुआ तो मेरे जैसे लोगों के लिए जो है बहुत ही मुश्किल होगा, और मेरे जैसा जो कि एक नवाब हैं और मुसलमान हैं, तो उसके दुनिया के मुसलमानों के लिए मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने अपनी इस बात को जाहिर कर दिया कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत छोड़ें, और छोड़ें तो वो फिर क्या व्यवस्था हो। ये सारी बात उन्होंने लिखी, और उसमें साफ जाहिर हो रहा था कि जिस तरह से भारत सरकार का बाद में आज़ादी के बाद अभियान शुरू हुआ, उसमें वो देख रहा था कि कहाँ रास्ता निकाल सकता है। किंतु मार्च 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बन के, वायसराय बन करके आए, और वो जब वो आए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इस नवाब को प्रारंभ में लगा कि उसकी माउंटबेटन के साथ 25 साल पुरानी दोस्ती थी, और माउंटबेटन भी मानता था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद यदि उनका कोई दूसरा भारतीय मित्र है तो वो भोपाल का नवाब हमीदुल्ला है। लेकिन शीघ्र ही हमीदुल्ला को समझ में आ गया कि आज इस बदलती स्थिति में
वे दोनों मतलब लॉर्ड माउंटबेटन और हमीदुल्ला अलग अलग कैंपों में खड़े हुए हैं, क्योंकि जहां माउंटबेटन ये दृढ़ विचार रखता था कि भौगोलिक तत्व को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को, खासतौर पर इस भोपाल को भारत में विलय स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ये अभी भी ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए मिल जाएं, और यदि संभव ना हो तो हम एक स्वतंत्र राज्य अपना भारत के बीचों बीच रख सकें। तो ऐसी स्थिति में जब माउंटबेटन, चाहे उनका अंदरूनी कुछ भी रहा हो, किंतु बाय एंड लार्ज अगर हम उनके रोल देखते हैं, हमें पाते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी रियासतों के विलय में सकारात्मक भूमिका ही निभाई थी। एक दो जगह कहीं उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे जहां उनका तरीका थोड़ा सा भिन्न रहा। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि भोपाल के नवाब को बार बार माउंटबेटन ने समझाया कि देखिए, आपके यहाँ के जो बहुसंख्यक निवासी हैं वो हिंदू हैं, और ये संभव नहीं होगा कि तुम पाकिस्तान में जा सको, और स्वतंत्र रहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के जो रेडिकल और लेफ्ट एलिमेंट हैं वो देशी रियासतों के अस्तित्व को किसी भी रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा है कि कांग्रेस के जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लिया जाए और भारत में विलय को सहमति दे दी जाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी नवाब ने माउंटबेटन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उसने उचित ही नहीं माना, बल्कि उन्होंने प्रत्युत्तर में एक लंबा चौड़ा मार्मिक पत्र लिखा नवाब ने माउंटबेटन को, और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि नवाब ने कहा यह विश्वासघात होगा, क्योंकि जिस तरह से हम अंग्रेज़ों के साथ जुड़े थे उसमें इन चीज़ों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, बल्कि हमारी सुरक्षा उनके हाथ में थी। तो उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जिस तरह से कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो अगर कांग्रेस में जिस तरह से जो वामपंथी तत्व कांग्रेस के वे कम्युनिस्टों के प्रभाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में दुष्परिणाम यह होगा कि इस देश में कम्युनिस्टों का प्रभाव कायम हो जाएगा। आगे नवाब ने लिखा कि यदि सरकार ने रियासतों को सहायता न करके उनको भारत के राजनीतिक नक्शे से गायब होने दिया तो भारत में कम्युनिस्टों का वर्चस्व कायम हो जाएगा। तो ये डराने के लिए, क्योंकि कम्युनिस्टों के खिलाफ तो अंग्रेज भी थे, तो माउंटबेटन को ये कह करके कि यदि यहाँ कांग्रेस की बात मानी गई तो कांग्रेस में तो कम्युनिस्टों का दबदबा है या कम्युनिस्ट इन पर हावी हैं, तो क्योंकि वो ये घोषणा कर चुके हैं कि कोई लैंडलॉर्ड, कोई बिचौलिया कृषि के क्षेत्र में नहीं रहेगा, और जब बिचौलिया के उन्मूलन की बात है तो निश्चित तौर पर जब सामंत और जागीरदार या दूसरे जो इनके राज्य के सरदार होते थे, यदि उनका अस्तित्व मिट गया तो राज्य तो वैसे ही चला जाएगा। तो यूँ करके वो चाहते थे कि एक अलग रास्ता अपनाएं। भोपाल के नवाब ने इशारा कर दिया था, बाद में जब उसको लगा कि संभव नहीं हो रहा है तो उसने ये अपनी मंशा जाहिर की कि वो ट्रवनकोर की तरह अपने राज्य को स्वतंत्र करना चाहेगा। किंतु ट्रवनकोर की घटना भी उसके सामने थी, जहाँ वहाँ की जनता ने आंदोलन करके और उसको विलय के लिए मजबूर कर दिया। ये मैं अपने पिछले एक वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो उससे उसने शिक्षा न ग्रहण करके संभवतः, वैसे तो उसने 25 जुलाई 1947 को आयोजित होने वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के मीटिंग को अटेंड करने से भी मना कर दिया था, और उन्होंने अपना काफ़ी रोष जाहिर किया, किंतु वो हर तरह से कंफ्यूज था कि वो किस रास्ते जाए और कैसे अपना रास्ता निकाले। तो माउंटबेटन ने भोपाल के नवाब को फिर एक पत्र लिखा कि जब भोपाल के नवाब ने माउंटबेटन को कहा कि कम्युनिस्टों से खतरा है और कम्युनिस्टों के प्रभाव में भारत चला जाएगा, तो उसने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, जो ये तर्क था कम्युनिस्टों वाला, उसके बारे में उसका कहना ये था कि मैं मानता हूँ कि भोपाल जैसे बड़े राज्यों को रेड थ्रेट है, मतलब एक तरह से चुनौती जो है कम्युनिस्टों की ओर से दी जा रही है, किंतु इस थ्रेट का मुकाबला सही तरीके से तभी संभव हो सकता है जब सभी राजा, सभी पूर्व शासक कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें। कांग्रेस और ये शासक मिलकर ही कम्युनिस्टों का मुकाबला कर सकते हैं। यही नहीं, माउंटबेटन ने अपने पत्र में और स्पष्ट तौर पर लिखा कि पटेल जैसे व्यक्ति
स्वयं ही कम्युनिस्टों से भयभीत हैं। यदि रियासतों के शासक उनको समर्थन देते हैं तो कम्युनिस्ट खतरे से मुक्ति मिल सकती है। तो उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि विद इन दी कांग्रेस देर आर, मतलब जो लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स हैं, तो जो पटेल हैं वो जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ही हिमसेल्फ इज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट डोमिनेशन। सो अगर उनको परास्त करना है कम्युनिस्टों को तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। किंतु जब अधिकांश रियासतें विलय पत्र हस्ताक्षर कर रही थी, क्योंकि सरदार पटेल ने ये खुलेआम थ्रेट कहें या घोषणा कहें, ये कर दिया था कि 14 अगस्त 1947 तक जो रियासत हमारे विलय पत्र को स्वीकार कर लेगी उन्हें सम्मानजनक शर्तों के साथ भारत के संघ में मिला लिया जाएगा। और यदि 14 के बाद साइन करते हैं तो फिर जो विलय की टर्म्स कंडीशंस हैं वो और कठोर हो जाएंगी, और जो भारतीय जनता में देश इन रियासतों के विरुद्ध जो एक आक्रोश पैदा हो रहा है उस आक्रोश से मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा। तो ये तो लग रहा था भोपाल के नवाब के पांव डगमगाने लगे, वो सोच नहीं पा रहा था अब ऐसी स्थिति में क्या करे। तो उसने अंततः एक प्रार्थना की, क्योंकि वो तो अपना शेर का रूप दिखा रहा था, और यदि वो एकदम से यू टर्न लेता है तो उसका कहना ये था कि मेरी जो है लाज कैसे बचे, मेरा गौरव कैसे बचे। तो मैं ये चाहूँगा कि पटेल जो हैं मुझे 10 दिन का समय और दें, यानी कि 14 के बजाय 24 अगस्त तक का समय दें। तो इस पर माउंटबेटन ने उसको साफ तौर पर कहा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मुझे हैंड ओवर कर दें, मुझे दे दें, मैं उसे लॉ एंड की में रखूँगा और मैं पटेल को 25 अगस्त को ही सौंपूँगा। तो इस आश्वासन के साथ ही 14 अगस्त 1947 को भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय का इसके बाद इसको खास वो दिक्कत तो नहीं रह गई थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि भोपाल का नवाब जो पाकिस्तान के में विलय का पक्षधर था, वह भारत में पाकिस्तान के एजेंट के रूप में रियासतों को पाकिस्तान में विलय करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि भोपाल के नवाब ने ही जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर को तो पाकिस्तान में विलय के लिए सहमत कर लिया था, किंतु सफलता नहीं मिली। और भोपाल के नवाब ने महाराणा मेवाड़ से भी संपर्क किया, किंतु महाराणा ने उसके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर अस्वीकार कर दिया। भोपाल के नवाब के विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद पाकिस्तान का षड्यंत्र पूरी तरह से विफल हो गया। कोई ऐसी रियासत नहीं बची थी जो पाकिस्तान में की तरफ जाना चाहे और उसमें उसकी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन भोपाल की तरह हो। तो यूँ करके ये जो अंतिम झटका था, इसके बाद पाकिस्तान भी डिमोरलाइज हो गया। हम आगे बात करेंगे, अभी आगे मैं इसी श्रृंखला में 3 वीडियो और बनाने का है, क्योंकि एक और मुस्लिम शासक थे जूनागढ़, तो जूनागढ़ में भी थोड़ा सा रजिस्ट किया, किंतु वो जना क्रॉस के सामने टिक नहीं पाया और उसे वहाँ के शासक को भागना पड़ा। इसके बाद जो 2 राज्य अंत में रह गए थे, हैदराबाद और कश्मीर, उन पर भी अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हैदराबाद को तो किस तरह से सैनिक बल पर विलीन किया था, और कश्मीर का जो मुद्दा है वो तो आज तक जिस तरह से उलझा हुआ है, जिसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो एकमात्र कश्मीर का शासक हरी सिंह था। इसमें हम बात आगे करेंगे। तो यहाँ यह है कि ये जो हैदराबाद के बाद सबसे बड़ी भारत में जो मुस्लिम रियासत थी भोपाल, उसके विलय की सहमति के साथ ही ये हो गया कि अब देशी रियासतों के विलय में कोई बाधा नहीं है, 1-2 जगह उसको सुलझा लिया जाएगा। और पाकिस्तान जो बार बार क्या कहें, वो एक तरह से प्लेन पेपर दे रहा था कि आप जो इसमें शर्तें लिख लीजिए, मैं कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर कर दूंगा। जिन्ना ने इस तरह की बातें तब की, तो वो जो एक लालच भारतीय शासकों को जो जिन्ना ने दिया, उस लालच का अंत हो गया भोपाल के नवाब के विलय के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।